वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंडिजिनस नॉलेज एंड बायोपायरेसी। इंडिजिनस नॉलेज ये एक अलग तरीके का टॉपिक है जहां पर इंडिजिनस कम्युनिटी का नॉलेज को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, वहां पर क्या स्पेशल नॉलेज है और इसके रिगार्डिंग जो भी थ्रेट्स है, चैलेंजेस है जो बायोपायरेसी के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम इंडिजिनस नॉलेज क्या है, इसका क्या क्या चैलेंजेस है, किस किस तरीके से हम इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो चैलेंजेस है, खास करके बायोपायरेसी के फॉर्म में जो चैलेंजेस है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसका की एस्पेक्ट्स क्या क्या एग्जांपल्स है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्लास को थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, इसको शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा जो क्लास है, सेशन है इंडिजिनस नॉलेज और बायोपायरेसी का, इसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं इंडिजिनस नॉलेज क्या होता है। इंडिजिनस जो वर्ड है, इसको आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इंडिजिनस यानी कि आदिवासी। जो भी लोग एक अलग जगह पे रहते हैं, जो एक अलग एथनिक ग्रुप या फिर ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको हम नॉर्मली इंडिजिनस पीपल कहते हैं। अब इंडिजिनस पीपल या फिर इंडिजिनस कम्युनिटी के पास जो नॉलेज रहता है उसको हम कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज। अब यहाँ पर हमारा लिए इतना ज़्यादा यूनिक क्यों है इस तरीके का नॉलेज, हम इसको स्पेशली किस वजह से पढ़ रहे हैं। हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें, अगर कोई भी एक ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, वहाँ पर कल्चरल पैटर्न अलग है, क्लाइमेट अलग है, वहाँ पर अलग तरीके का पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वहाँ पर मेडिसिन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। अगर कोई हिमालय में रह रहा है, उसका अलग तरीके का कल्चर और मेडिसिन रहेंगी, और जो अंडमान निकोबार में रह रहा है उसका अलग क्लाइमेट, वहाँ पर अलग तरीके का मेडिसिन, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। तो इस वजह से जो भी ट्राइब या फिर एथनिक ग्रुप अलग अलग जगहों में रह रही है, उनका एक डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो इस वजह से इंडिजिनस नॉलेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो कोई भी एथनिक ग्रुप या फिर ट्राइब ग्रुप के पास जो स्पेशल नॉलेज होता है, जो सिर्फ उन ग्रुप के लिए यूनिक होता है, उसको कहा जाता है इंडिजिनस नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज के द्वारा लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। जैसे किसी भी एक जगह पर किस तरीके का एग्रीकल्चर होगा, वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज किस तरीके से है, वहां पर किस तरीके से फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, ये सारी चीजें इंडिजिनस नॉलेज का ही पार्ट है। यानी कि जो भी एथनिक ग्रुप है उसका एक स्पेशल तरीके का नॉलेज है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए। अब इंडिजिनस नॉलेज का क्या क्या मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज कभी भी किसी एक पर्सनल इंसान का नहीं होता है, इसको कोई एक पर्सनल इंसान यूज नहीं करता है, ये कम्युनिटी के द्वारा कलेक्टिवली यूज किया जाता है। यानी कि जो भी कम्युनिटी, एंटायर इंडिजिनस कम्युनिटी होता है, उसके पास ये इसका ओनरशिप होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान के पास इसका ओनरशिप, इस इंडिजिनस नॉलेज का ओनरशिप नहीं होता है। अब यहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज होने के वजह से ये जो इंडिजिनस पीपल है, ज्यादातर ये लोग अपने जो नेचर है, नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, इसके बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम इनकी नॉलेज की बात करें, इनकी नॉलेज भी नेचर के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का इकोसिस्टम है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का नॉलेज डेवलप होगा। उनका जो नॉलेज होता है, इंडिजिनस नॉलेज है, ये डाइवर्स और होलिस्टिक होता है। डाइवर्स यानी कि डिफरेंट साइड में हम ये नॉलेज का फैलाव देखते हैं। जैसे मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, वेदर पैटर्न में, वाटर कंजर्वेशन में, इस तरीके का अनगिनत चीजें हैं जिसमें ये नॉलेज काम आती है। साथ ही साथ होलिस्टिक यानी कि यहाँ पर सारी चीजों को इकट्ठा करके एक अलग तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। हर जगह और हर कल्चर के हिसाब से यहाँ पर जो पैटर्न है वो यूनिक होता है, और ये सारी चीजों को मिलाकर एक यूनिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है।
अब नॉर्मली जो इंडिजिनस नॉलेज है ये ओरली ट्रांसमिटेड होता है। ओरली ट्रांसमिटेड यानी कि यहाँ पर किसी भी जगह पर इसको लिखा हुआ नहीं होता है। यहाँ पर लोग जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज को यूज करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को, दूसरे जनरेशन के लोगों को बताता है स्टोरी टेलिंग के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा या फिर प्रैक्टिसेस के द्वारा। ये सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होती जाती है। और ये जो नॉलेज है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए थोड़ा यूनिक तरीके का नॉलेज होता है। अब ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा करीब है। इंडिजिनस नॉलेज और एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो भी इंडिजिनस पीपल होते हैं वो अपने एरियाज में एक अलग तरीके का फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पर केमिकल वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ नहीं की जाती है। वहाँ पर नॉर्मली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिसके द्वारा जो सॉयल है वो फर्टाइल भी बनी रहती है, बायोडाइवर्सिटी भी बजाय रहती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का नेचुरल लॉस हमें देखने को नहीं मिलता है अगर इंडिजिनस कम्युनिटी अपना नॉलेज को यूज करके वहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्राइब्स के बीच में इस तरीके का प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट। जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो अलग अलग कम्युनिटीज में डिफरेंट तरीके के देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान के जो ट्राइब्स है जैसे जोहार, वहाँ पर हमें एक अलग तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। नागालैंड में डिफरेंट है, बिहार में अलग है। तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम्स अलग है, जहाँ पर इंडिजिनस कम्युनिटी अलग अलग तरीके से वाटर को भी मैनेज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एथनो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। एथनो मेडिसिन यानी कि जहाँ पर एक एथनिक ग्रुप के पास जिस तरीके का मेडिसिन होता है वो भी हम देखते हैं। हम जो भी इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं ये सारे लोग भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग हैं इनके बीच में भी हमें अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलती है। तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपना एक अलग तरीके का मेडिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसको हम नॉर्मली एथनो मेडिसिन कहते हैं। तो वहाँ पर एथनो मेडिसिन हमें देखने को मिलता है। हेल्थ केयर में डिफरेंट सिस्टम्स देखने को मिलता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे जगहों में हमें आयुर्वेदा का सिस्टम देखने को मिलता है, कुछ जगहों पर यूनानी का सिस्टम है। तो डिफरेंट तरीके का मेडिकल प्लांट्स वहाँ पर होती है और उस तरीके का नॉलेज को यूज कर ही, इंडिजिनस जो नॉलेज है उसको यूज करके ही वो कम्युनिटी अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज में। यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात की जाती है। जो भी इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहाँ पर कुछ सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको वो लोग हानि नहीं पहुंचाती है और जिसके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है, उस जगह का जो इकोसिस्टम है वो घूमता रहता है। तो यहाँ पर हमारा इंडिजिनस कम्युनिटीज ये सारे सेक्रेट चीज़ों के द्वारा वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे भी ट्राइब्स है जो डिजास्टर को भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डिजास्टर आने से पहले कुछ ऐसे सिंबल्स उनको पता चलते हैं कि बाद में डिजास्टर आ सकता है, तो वो लोग अपने खुद को रोक सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत सारे ट्राइब्स एनिमल के बिहेवियर, विंड का पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन, इस सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर क्या क्या एनवायरनमेंट में बदलाव आने वाली है ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो सुनामी आया था 2004 में, वहाँ पर थाईलैंड में एक ट्राइब है मोकेन ट्राइब। थाईलैंड में जो मोकेन ट्राइब है उन्होंने सी का बिहेवियर देख के, यानी कि जो समुद्र है वहाँ उसका बिहेवियर देख कर ही वो लोगों ने पता लगा लिया था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सुनामी आने वाली है। तो इस तरीके से जो भी ट्राइब एथनिक ग्रुप्स है उनका एक अलग तरीके का नॉलेज का पैटर्न है। अब ये इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे पैटर्न्स है जो हमें जो नॉर्मल
कम्युनिटी के जो लोग हैं इनके पास ये सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं है। और जब धीरे धीरे इनका एक्सेस बढ़ने लगा, लोग इसको अलग तरीके से, गलत तरीके से यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज जो है, ये सारे नॉलेज के बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो सोसाइटी के, जो नॉर्मली सो कॉल्ड, जो बेहतर मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हम कहते हैं, वो लोग इस इंडिजिनस नॉलेज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और इसको चैलेंज कर रहे हैं, इसके लिए एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। तो क्या क्या थ्रेट्स है, हम थोड़ा सिंपली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम देखते हैं बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट। बायोपायरेसी यानी कि जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको जब पेटेंट कर लिया जाता है, उसको कोई एक अपने नाम कर लेता है, तब उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हो सकती है या फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो सकती है, कोई भी पेड़ पौधे की नॉलेज हो सकती है। ये सारी चीज़ों को जब पेटेंट कर लिया जाता है, इस नॉलेज को चुरा लिया जाता है, तब इसको कहा जाता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी इंडिजिनस नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग चीज़ है। इसको हम आगे थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं। फिर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि किसी भी एक पर्सन के नाम कोई एक प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज को उसके नाम कर देना। यहाँ पर पेटेंट के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाया गया है कि कोई भी एक इंसान या फिर कंपनी किसी भी चीज़ का नॉलेज को अपने नाम कर सकता है। तो अगर वो क्लेम करे कि वो उस नॉलेज का मालिक है, तो वो उस तरीके का क्लेम कर सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जरिए बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटी के जो नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उसको पेटेंट कर लिया गया है। और बहुत सारे केसेस जो कोर्ट्स में अभी भी चल रही है, लेकिन जो इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों से गुजरनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो नॉलेज है उसको चुराया जा रहा है और उसको चुरा के पेटेंट की तरह उनके पास उनको यूज भी नहीं करने दिया जा रहा है। वो जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी उनको दूर किया जाने लगा है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाने लगा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में उनके पास जो भी इंडिजिनस कम्युनिटी, उनके पास टेक्नोलॉजिकल इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और कल्चरल इरोशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफॉरेस्टेशन के वजह से बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो धीरे धीरे एक्सटिंग्विश होते जा रहे हैं। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होने लगी है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इसके वजह से जो इंडिजिनस नॉलेज है, वहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो रही थी वो भी धीरे धीरे खतरे में आ रही है। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि क्या क्या चैलेंजेस और थ्रेट्स है। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है या फिर चैलेंज हम कह सकते हैं इंडिजिनस नॉलेज के लिए, वो है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी के बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बायोपायरेसी जो टर्म है, इसको पहली बार कॉइन किया था पैट मुनी ने। और इंडिया में अगर हम बायोपायरेसी की बात करें तो वंदना शिवा ने बायोपायरेसी के ऊपर इन डिटेल काम किया था कि किस तरीके से इंडिजिनस नॉलेज को चुराया जा रहा है, बायोपायरेसी किस तरीके से डबल थ्रेट है लोगों के लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में इंडिया में वंदना शिवा ने डिस्कस की थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट उन्होंने की थी। तो यहाँ पर बायोपायरेसी हम कौन सी चीज़ को कहते हैं? जब इंडिजिनस नॉलेज को अनएथिकल और इलीगल तरीके से यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है बायोपायरेसी। यहाँ पर जो इंडिजिनस या फिर लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके नॉलेज को कॉरपोरेट्स या फिर रिसर्चर अपने खुद के नाम कर लेते हैं। यहाँ पर उनको कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है, उल्टा उनका जो नॉलेज है उसको चुरा कर वो लोग खुद अपने नाम पे कर लेते हैं। अगर इस तरीके का घटना घटती है, इसको कहा जाता है बायोपायरेसी, यानी कि लोगों का दूसरे कम्युनिटी का नॉलेज को खुद के नाम कर देना। अब बायोपायरेसी एक ऐसी सिस्टम है जहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उनको किसी एक इंसान या फिर कोई भी एक कंपनी अपने खुद के नाम कर लेती है। यहां पर शेयरिंग बेनिफिट का कोई बात नहीं आता है और जो नॉलेज है, नॉलेज को स्टोर करके दूसरे लोग इसको यूज कर पा रहे थे। लेकिन जो ओरिजिनल
जिस कम्युनिटी का नॉलेज ये है वो लोग इसको अब यूज नहीं कर पाते हैं। तो बायोपायरेसी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब बायोपायरेसी में क्या क्या की एस्पेक्ट्स है या फिर की फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बायोपायरेसी में हमें अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देखने को मिलती है। यहाँ पर खास करके जो कॉरपोरेट्स है वो प्लांट्स को एक्सप्लॉयट करती है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे चीजों को एक्सप्लॉयट करती है। बायोडाइवर्सिटी में जो भी रिच चीजें हैं यानी कि जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो कॉरपोरेट लोग इसको एक्सप्लॉयट करके अपने खुद के पास रख रहे हैं। यहाँ पर अनऑथोराइज तरीके से वो लोग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने खुद के फायदे के लिए। इसको भी बायोपायरेसी कहा जाता है। यहां पर हमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज भी देखने को मिलता है। जो भी लोकल मेडिसिनल या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको फॉरेन कंपनीज जो है वो अपने खुद के नाम पे कर रही है। जैसे हमारा जो इंडिया में जो बासमती राइस है उसको भी किसी एक टाइम पर पेटेंट कर लिया गया था। नीम का जो गुण है उनको भी पेटेंट कर लिया गया था। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज को मिस एप्रोप्रिएटली यूज किया जा रहा है। लोकल मेडिसिनल जो सिस्टम से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको फॉरेन कंपनीज अपने खुद के नाम पे करके उसको यूज कर रही है। तो यहां पर हमें अनफेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। यहां पर जो भी लोग इसको अपने नाम पे, जो भी कॉरपोरेशन अपने नाम पे इस पेटेंट को कर लेता है तो इंडिजिनस कम्युनिटी के लोगों को उस चीज को यूज भी नहीं करने दिया जाता। यहां पर जो भी इंडिजिनस कम्युनिटी का लॉस हो रहा है उनको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर अनफेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। और यहां पर वायोलेशन ऑफ पेटेंट क्राइटेरिया भी देखने को मिलता है। बहुत बार पेटेंट इस तरीके से की जाती है कि जो इंडिजिनस लोग हैं और जो कॉरपोरेट्स है वो लोग इक्वली यहां पर शेयर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा जाता है कि यहां पर अनइक्वल चीजें देखने को मिलती है। जो भी पेटेंट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया जाता है या फिर वायोलेट किया जाता है। तो बायोपायरेसी में ये चार मेन एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो बायोपायरेसी है इसका हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। कौन सी जगह पर हमें बायोपायरेसी देखने को मिलता है और जिसके द्वारा हम ज्यादा लंबे समय तक इनको याद रख सकते हैं। हम सभी इंडिया में जानते हैं बहुत सारी चीजें पॉपुलर है। जैसे हम टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज हर जगह पर करते हैं। यहां पर अगर कोई भी इंसान इंजूर्ड हो जाता है तो उस जगह पर हम उसको टर्मरिक को यानी कि हल्दी को लगा देते हैं और इससे हमारा जो चीजें है, जो भी घाव है वो भर जाता है। ये सारे चीजें हमारा ट्रेडिशनल बहुत सालों से चलती आ रही है। लेकिन यूएस में एक कंपनी था जो इस टर्मरिक का जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है इसको अपने खुद के नाम पर पेटेंट कर लिया था। यानी कि ये हल्दी अब उनके लिए है और वो लोग ही इसको यूज करेंगे। तो ये इंडिया में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह बहुत अरसों तक यूज किया जा रहा था। तो इसके अगेंस्ट जाकर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और बाद में ये जो प्रोटेस्ट के वजह से ये जो पेटेंट को बाद में खारिज कर दिया गया था। इसी तरीके से हम देखते हैं नीम के रिगार्डिंग पेटेंट। जो नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का यूज है। इसको भी एक कंपनी ने पेटेंट कर लिया था। बाद में इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए थे, बहुत सारे केस हुए थे यहाँ पर। बाद में ये पेटेंट जो है इसको भी ओवरटर्न कर लिया गया था। और एक स्पेशल केस है जो इंडिया का बासमती राइस है। इंडिया पाकिस्तान में बेसिकली ये पाया जाता है बासमती राइस। इस बासमती राइस को यूएस के एक कंपनी ने अलग तरीके से एक थोड़ा मॉडिफाई करके इसको भी अपने नाम पर कर लिया था। तो यहाँ पर जो भी फार्मर्स थे साउथ एशिया में, ये सारे लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। तो इस तरीके से ये तो गिने चुने कुछ चीजें हैं। इसके अलावा भी अनगिनत चीजें हैं। खास करके जो भी इंडिजिनस नॉलेज है, इंडिजिनस कम्युनिटी का जो नॉलेज है वो लोग अपने खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। तो उनका नॉलेज को वहां से कलेक्ट करके बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इसको यूज कर रहा है और लोगों को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत से इनको बेचे जा रही है। तो यहां पर बायोपायरेसी का केस दिन ब दिन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है।
अब ये जो बायोपायरेसी है और इंडिजिनस नॉलेज है, इसके बारे में वंदना शिवा ने भी बहुत ज्यादा बात कही है। वंदना शिवा ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं इस बायोपायरेसी के खिलाफ। वंदना शिवा ने कहा है कि ये जो बायोपायरेसी है, ये इंडिजिनस नॉलेज के लिए, इंडिजिनस नॉलेज को जब पेटेंट कर लिया जाता है, और बायोपायरेसी जो है ये दोनों डबल थेफ्ट है हमारे सोसाइटी के लिए। पहले तो जो भी ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, जो भी इंडिजिनस नॉलेज है, इसको पहले तो चुराया जाता है। ये जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, इसको चुरा लिया जाता है। और सेकेंडली इसको पेटेंट कर लिया जाता है और इसको इस तरीके से आपने पास कर लिया जाता है कि जो भी इंडिजिनस कम्युनिटी उस जगह से बिलोंग करती है, जिसका ओरिजिनल वो नॉलेज है, उसको भी यूज करने नहीं दिया जाता है। उस चीज को सिर्फ अब जो पेटेंट के मालिक है वो यूज कर पाते हैं, और इस वजह से उनका जो इकोनॉमिक ऑप्शन है ये भी दिन ब दिन कम होता जाता है। तो ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, बायोपायरेसी है, ये डबल थेफ्ट है हमारे सोसाइटी के लिए। यहां पर पेटेंट के जरिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर एक मोनोपोली क्रिएट की जाती है, और जहां पर चीजों की कीमत दिन ब दिन बढ़ाई जाती है। बहुत कीमत से इन सारी चीजों को हमें खरीदना भी पड़ता है। अब ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम इस इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने समझा ही होगा कि इंडिजिनस नॉलेज कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा अलग अलग तरीके का नॉलेज हमें वहां पर देखने को मिलता है। अब क्या क्या वो सिस्टम है जिससे हम इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहला तो है हमारा इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस। बहुत सारे ऐसे कॉन्वेंशंस हुए हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए, इंडिजिनस नॉलेज को बचाने के लिए बहुत सारे कॉन्वेंशन में बात की गई है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कॉन्वेंशन है, यहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज के बारे में भी, इंडिजिनस लोगों के राइट्स के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई है, और वहां पर किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को रक्षा की जा सकती है इंडिजिनस नॉलेज का यूज करके, उसके ऊपर फोकस किया गया। और यहां पर इसी के अकॉर्डिंग बाद में जो कि एक प्रोटोकॉल निकल कर आया था, नगोया प्रोटोकॉल, वहां पर भी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई है। जो भी इंडिजिनस नॉलेज के मेन हकदार है, उनके साथ बेनिफिट शेयरिंग करने की भी यहां पर बात की गई है। फिर हम देखते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये बेसिकली इंडिया में एक ऐसा सिस्टम चालू किया गया है जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी एक बनाया गया है ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। यहां पर इंडिजिनस नॉलेज को प्रिवेंट, अनएथिकल पेटेंट से प्रिवेंट करने के लिए ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, इसको एक जगह पर स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के जरिए एक जगह पर रखा जा रहा है, ताकि ये जो इंडिजिनस नॉलेज है, इसको अब ग्लोबल लेवल पे चोरी ना किया जाए, और यहाँ पर अगर किसी ने इस तरीके का चीजें की तो उनको चैलेंज किया जा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज अपने आप का जो इंडिजिनस लोगों का नॉलेज है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की भी जरूरत है। कोई भी नेशन अपना जो एरिया का इंडिजिनस नॉलेज है, उसको बचाने के लिए, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज फॉर्म कर सकती है, कुछ लीगल सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर सकती है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स का यूज किया जा सकता है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स यानी कि किसी भी एक जगह का नाम, यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट के साथ उस जगह के नाम को जोड़ देना कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उस जगह से बिलोंग करता है, तब इस तरीके का अगर टैग लगा दिया जाता है, इसको कहा जाता है जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे हम इंडिया में देखते हैं जो दार्जिलिंग टी है, ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है, और उसके नाम से ही ये चीज बिकती है। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का जो जीआई टैग है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। इस तरीके से जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स यूज करके जो कॉमर्शियलाइजेशन है, अनऑथराइज्ड कॉमर्शियलाइजेशन है, इससे बचा जा सकता है। और ये जीआई टैग आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। बहुत सारी चीजों में ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आज के टाइम पर यूज किया जाता है। बहुत सारे इंडिजिनस नॉलेज में भी ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर आज के टाइम पर यूज किया जाने लगा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम इंडिजिनस नॉलेज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के क्लास में हमने इंडिजिनस नॉलेज और बायोपायरेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट क्लासेस करने में। और अगर कोई स्पेशल तरीके का क्लास की ज़रूरत है तो भी आप लोग मुझे कमेंट में कह सकते हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।